नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम जिस मेहमान से रूबरू होने जा रहे हैं उनका छात्र राजनीति का कैरियर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन राजनीतिक जीवन में बहुत उथल पुथल रही। कई नेताओं से उनकी बनी नहीं, उन्हें निष्कासन जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ा, लेकिन निष्ठा और पार्टी के प्रति ईमानदारी उनकी लगातार बनी रही। शायद इसी का परिणाम है कि लोगों की आंखों की किरकिरी बने रहने के बावजूद वो अपनी लाइन बनाते रहे और आज मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और 2 महीने के कार्यकाल में उन्होंने यह भी बता दिया कि चेयरमैन के रूप में वो इस कॉरपोरेशन में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय नगाइच जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी, मैं आपका कैरियर देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान था कि इतनी उथल पुथल, इतने में तो आदमी एकदम से मैदान से बाहर हो जाता है। बहरहाल ये तो अलग बात है, पर आपकी इस राजनीतिक उसमें रुचि कैसे हुई? क्या परिवार में कोई राजनीतिक उसमें था? कभी वैसे तो कोई राजनीति में नहीं रहा, ना किसी प्रकार की बहुत ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हाँ, ये है कि मेरे दादाजी जनसंघ के संपर्क में रहे हैं। उस समय तो क्या है कि पन्ना जिला जो है, राज परिवार का बड़ा प्रभाव था पन्ना जिले में। तो राज परिवार बड़ा परिवार है, मेरा भी बड़ा परिवार। तो राज परिवार से जुड़े रहने के कारण हमारे दादाजी भी उस क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ऐसे तो धार्मिक कार्यों में वो मंदिर वगैरह बना के देवी की भक्ति और इस पूरे मामले में एक इतिहास है हमारे परिवार का। तो एक दादाजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। बाकी बीच की पीढ़ी मेरे पिताजी वगैरह, बाकी परिवार में कोई कभी किसी राजनीतिक दल या कहीं कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहा। मैं सीधे संघ के स्वयंसेवक के तौर पे बचपन से, जब से बाल्यकाल से मैंने होश संभाला, तब से मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में संघ की शाखा में गया। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कौन लेके गया आपको संघ की शाखा में? थे वहाँ हमारे कुछ टीचर भी थे, हमसे कुछ जुड़े हुए लोग थे। सामान्य तौर पे आसपास के लोग सब शाखा जाते थे, तो आप भी जाने लगे? हाँ, इसलिए सीधे शाखा जाने लगे। और शाखा में जब से होश संभाला तब से मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा। बाद में संघ के शिक्षण, संघ के विभिन्न दायित्व रहे। फिर बाद में उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम में, छात्र राजनीति में भी लंबे समय तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम करने का अवसर मिला। मुझे कोई बता रहा था कि आप संघ के उन चुनिंदा स्वयं सेवकों में से हैं जो पूर्णकालिक भी रहे और जिन्होंने जो वो एक अभ्यास जो रहते हैं, वो तीनों अभ्यास वर्ग क्या कहते हैं, वो भी आपने किया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये कैसे, इतनी रुचि कैसे हो गई थी? क्या आपने तय कर लिया था कि मुझे संघ में ही अब सब चीज़ें करनी है? ऐसे सामान्य तौर पे अगर कोई व्यक्ति पूर्णकालिक हुआ संघ या विद्यार्थी परिषद में जी, तो फिर उसका ये रहता कि जीवन उधर ही पूरा जाएगा, समर्पित हो गया। हाँ, घर परिवार से दूर रह के गृहस्थ वगैरह भी नहीं होगा और पूरा जीवन वहीं देगा। तो मैं मूल रूप से संघ का स्वयंसेवक, संघ का शिक्षण हुआ और उसके बाद में संघ कार्यालय ही रह के संघ के विस्तारक के रूप में, नहीं, संघ को जो पूर्णकालिक होता है उसमें संघ के विस्तारक के रूप में ही मैंने अपनी पढ़ाई, छात्र जीवन की पढ़ाई करी पन्ना में रह के। बाद में फिर विद्यार्थी परिषद के काम के लिए बोला गया, तो मैं विद्यार्थी परिषद के काम करते करते फिर पूर्णकालिक निकल गया। तो पूर्णकालिक रहते हुए मैं सागर में संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद का, फिर जबलपुर में विभाग संगठन मंत्री और प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और बाद में फिर छत्तीसगढ़ में संगठन मंत्री और उधर के विभिन्न दायित्वों पर रहा। फिर एकदम से वहाँ से तय होता है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में, उस समय उमा भारती जी मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुई थी और साथ में संघ की कहीं ना कहीं पूरी टीम, मानी कप्तान सिंह जी हमारे संगठन महामंत्री थे, अनिल दवे जी, अरविंद भदौरिया जी। संजय जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश में संघ के बहुत सारे पूर्णकालिक निकल रहे थे, तब एक आप भी निकले। आपके साथ के कौन कौन लोग हैं? कुछ आपके साथ, आपके बैच के कह लूँ मैं अगर, तो उस समय तो पूरे प्रदेश भर में एक अच्छी टीम थी। और आज अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें जी, तो हमारे अरविंद भदौरिया जी हैं, बीडी शर्मा जी, ये सब आपके बैच के हैं। थोड़ा मतलब 1-2 साल सीनियर हैं। हाँ। लेकिन अरविंद भदौरिया जी हमारे प्रांत के संगठन मंत्री थे, बीडी शर्मा जी भी हमारे लगभग, मैं जिला संगठन मंत्री था, विभाग संगठन मंत्री थे। अच्छा।
सुरेंद्र शर्मा जी थे, जितेंद्र लटोरिया जी थे, शैलेंद्र बरुआ जी जो भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे करके पूरे तो एक अच्छी टीम थी उस एक अच्छी समय। टीम थी। और आज भी वो लगभग राजनीति में कमोबेश वही भाजपा के काम में और एक दिखते मजबूत भी हैं। टीम है अभी भी वो वो। सब दिखते हैं जी। आज अशोक कड़ेल जी भी हमारे साथ में थे। अशोक कड़ेल जी आजकल उधर हाउस में भी जी। कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के काम देखते हैं। तो ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो छात्र राजनीति में उस समय, और उस समय इसलिए भी टीम थी क्योंकि कि संघर्ष, छात्र आंदोलनों को लेके आंदोलन ये एक करना, बहुत प्रदर्शन बड़ा करना, बिल्कुल। और हमें लगता है कि संघर्ष से जो कार्यकर्ता निर्माण होता है वो प्रखरता, निखरता, लड़ना, मुद्दों, विचार, विषयों को लेके लड़ना, तो उससे कार्यकर्तापन भी आता है और विषय और विचार के प्रति प्रतिबद्धता भी बनती है। तो उसमें एक हम लोगों का ऐसा समय रहा। दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में रही, बाद में मुझे छत्तीसगढ़ भी जाना पड़ा, तो अजीत जोगी की सरकार रही, और उनकी नीतियों, उनके विषयों को लेके, शिक्षा, शैक्षिक विषयों को लेके आंदोलन खूब करने पड़े, खूब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कई पुलिस केस, लाठीचार्ज, कुटाई पिटाई सब होती थी। कुल मिला के ये है। लेकिन आनंद का विषय, आपने भी डंडे खाए खूब आंदोलन किए, खूब डंडे खाए, और कई बार सांकेतिक रूप से जेल जाना, ये करना, ये सारा सब तो स्वाभाविक छात्र राजनीति में होता ही है। और अगर नहीं है तो फिर आप कुल मिला के मुझे लगता है कि छात्र राजनीति आपने की नहीं है। तो इस प्रकार के संघर्ष और सारी सब चीज़ें बहुत रहीं। उस समय जुनून भी था। लेकिन जब सरकार बदल गई, मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई आपकी पार्टी की से, तब तो काम बचा ही नहीं आप लोगों का। संघर्ष का, वैचारिक और शैक्षणिक, वो सब फिर क्या, कैसे वो आपने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया? संघर्ष हो ना हो, लेकिन वैचारिक काम तो बचा, संगठनात्मक काम तो बचा। और मैं मतलब ओवरऑल पूरी टीम में मैं ऐसा था कि मैं चुनाव प्रबंधन के काम में था उस समय जब उमा भारती जी थी, कप्तान सिंह जी भाई साहब थे। बाद में जैसे ही सरकार बनी तो मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री सीधे, मैं तो बीजेपी की बहुत किसी भूमिका में भी नहीं था, एज ए 2-3 साल बीजेपी के पूर्णकालिक के रूप में ही काम किया मुख्यालय में, फिर मुझे सीधे युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया गया। तो उसमें भी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, 4 में यूपीए की सरकार आ गई थी, उसके खिलाफ भी बहुत हम लोगों ने आंदोलन एज ए युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहते हुए किए। बाद में फिर मुझे 2006 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पन्ना का अध्यक्ष नामांकित किया भाजपा सरकार ने। उस समय माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, कप्तान सिंह जी भाई साहब संगठन महामंत्री थे, और नरेंद्र सिंह जी भाई साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो उस समय में हुआ, और एक चैलेंज, बड़ी चुनौती थी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का नामांकित अध्यक्ष बनाते हुए आपको ये चुनौती है कि आपको पन्ना जिले में निर्वाचित अध्यक्ष बनना है। और चुनौती थी देश का सबसे बड़ा बाहुबली, सबसे बड़ा खूंखार, सबसे बड़ा अपराधी माफिया भैया राजा अशोक वीर विक्रम सिंह भैया राजा। तो वो एक चुनौती, और मैं बिल्कुल दुबला पतला आदमी, सामान्य सा, और लोग कहते थे कि भैया राजा 6.5-7 फुट का आदमी, बाहुबली, उसने कई हत्या, अपराध, मर्डर किए हैं, 2 बार निर्दलीय विधायक, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहते हुए रहे। कोऑपरेटिव का अपना, मतलब कोऑपरेटिव में उन्हीं का कब्जा था एक तरीके से पूरे सेक्टर में, प्रभाव रहता है, आभा मंडल रहता है एक जिले में। और वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 20 साल अध्यक्ष रहे। उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था पन्ना जिले में किसी, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो भैया राजा के हिसाब से बनेगा, जनपद बनेगा, विधायक बनेगा, उनके हिसाब से बनेंगे। और वो 2 बार, यानी निर्दलीय कहा जाता था क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बहुत ऐसी उसमें नहीं थी प्रभाव में। मध्य प्रदेश में तो कभी भी प्रभाव नहीं, समाजवादी के एक बार बैनर से, एक बार निर्दलीय, 2 बार एमएलए बने, और जेल में रहते हुए एमएलए बने। उनका टेरर, उनका आतंक ऐसा था कि नारा लगता था कि मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली घलेगी छाती पे, लाश मिलेगी घाटी में। और इस नारे को मंच से लगाया जाता था, और इससे डर के लोग उनको वोट देते थे। वो जेल में रहते हुए वो विधायक भी बने, और सरकारें और एक प्रकार से मुख्यमंत्री सब उनके सामने, नहीं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह वगैरह सब नतमस्तक रहते थे। तो ऐसे भैया राजा से लड़ना, विषय विचार को स्थापित करना, कार्यकर्ताओं को स्थापित करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। मेरे पीछे तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था। उसके बाद जूझे, लड़े, क्योंकि जुनून था जो संगठन ने, विद्यार्थी परिषद ने, संघ ने सिखाया था, और बैकअप भी संघ और विचारधारा का, उसी ताकत को लेके अपन लड़े। बाद में ये हुआ कि पूरे पन्ना जिले में 90 की 90 सोसाइटियों में 88 प्राइमरी सोसाइटियाँ और 1 मार्केटिंग और 1 उपभोक्ता भंडार, 90 की 90 सोसाइटियों में भारतीय जनता पार्टी आधारित कार्यकर्ता जो हमारे थे, वो सारे लोग उसमें निर्वाचित हुए, जीते, और मैं फिर निर्वाचित अध्यक्ष बना था। लेकिन आपने ये चुनौती तो खैर ठीक पूरी कर दिया आपने, कि जो आपको टास्क दिया गया था या जो लक्ष्य आपका था पार्टी निर्धारित के पन्ना में आपको जो है निर्वाचित बनना है। लेकिन सबसे खराब कार्यकाल और सबसे आरोपों वाला कार्यकाल भी आपका यही रहा।
आपके ऊपर करोड़ों के गबन के आरोप लगे। निश्चित आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि ये भी विषय क्लियर होना जरूरी है। बैंक, जब मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बना तो करोड़ों रुपए के घाटे में बैंक था। बैंक का डिपॉजिट था 48 करोड़। जब मैंने बैंक छोड़ा तो बैंक का डिपॉजिट था लगभग 500 करोड़। सदस्य लगभग थे 25,000, लगभग सदस्य हुए लगभग 1.5 लाख के आसपास। रिकवरी, डिपॉजिट, सदस्य संख्या मतलब 4 गुनी बढ़ी। और क्योंकि मैं गलत को गलत और सही को सही कहता था, क्योंकि मैं भैया राजा जैसे सामंतवादी से लड़ा। अब भैया राजा का भी अपना आभा मंडल था 20-25 साल की राजनीति का, तो उनका आभा मंडल कहीं ना कहीं हमारे भी जो सत्ताधारी दल के कुछ विधायक और जो राजनेता थे प्रभावशाली, उनके पास शिफ्ट हो गया। तो उनने उनको लेके हमारे खिलाफ अनलीगल आरोप लगाना शुरू किए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी। और उस समय के तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी और वहाँ के स्थानीय जो विधायक और मंत्री हैं, उनके प्रभाव में आके उन्होंने मेरे को मंच से ही चोर जैसे शब्दों का उपयोग किया। तो उसको लेके हमारा ही कार्यक्रम था, जब 5-6 हज़ार लोग किसान थे कार्यक्रम में, तो उन्हें जबरदस्त विरोध किया। और ऐसा विरोध किया कि मंच और कार्यक्रम छोड़ के सहकारिता मंत्री जी को पन्ना से भागना पड़ा। तो उससे वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा ये तो मेरी शान के खिलाफ है, सहकारिता मंत्री ने। और स्थानीय राजनीति में क्योंकि प्रतिद्वंदिता तो सबकी रहती है, मैं स्वीकार करता हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग मानने लगे कोऑपरेटिव की सफलता के कारण, कोऑपरेटिव की नीचे तक जो काम हुआ, पीडीएस, गरीबों के कल्याण के लिए सारे सब कामों को देखते हुए, आपने अभी इसमें वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में भी देखा हो, तो उन कामों को करके स्थानीय जो माफिया सामंतवादी लोग थे वो और तब के मंत्री को प्रभावित करते हुए हमारा 1 महीने में बोर्ड भंग करा दिया गया। आरोप लगाए गए 19 भ्रष्टाचार के। तो हमने उस समय के तत्कालीन नेतृत्व और अपने विचार परिवार के लोगों से बात करी, तो उन्होंने कहा अगर गलत है तुमको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं लड़ा। और उस जो आप कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप थे, जो मनगढ़ंत आरोप थे, जो फर्जी आरोप थे, हाई कोर्ट ने पहले ही दृष्टि में वो सारे आरोप क्वैश कर हाँ, दिए। ये ठीक है, आरोप आपके हाई कोर्ट ने वो क्वैश कर दिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि सार्वजनिक मंच से आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, अपमानजनक टिप्पणी की गई। 1 महीना बहुत होता है। क्या आप पार्टी नेतृत्व को अपने वैचारिक संगठन में ये बात स्थापित नहीं कर पाए कि, और अंत में एक्शन आप ही पे हुआ, आपका बोर्ड भंग हुआ? क्या मंत्री की भी तो उद्दंडता थी है? उस समय आप क्यों नहीं इसको वो कर पाए? उस समय भी विषय आया, क्योंकि अब उस समय की जो मंत्री की पैरवी करने, सरकार में पैरवी का उनका अपना एक स्तर रहता है। मैं एक जिले का नेता हूँ या जिले का बैंक का अध्यक्ष कितना है, तो फिर ये देखा जाता है कि किसको बचाना है, किसको निपटाना है। अच्छा। तो उस समय वास्तव में मेरे साथ अन्याय हुआ, और ऐसा अन्याय नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट से जीतने के बाद यही सरकार, यानी वही मंत्री लोग अपनी अहंकार, ईगो के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। और मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाए गए कांग्रेस के सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन नारीमन, अभिषेक मनु सिंह भी, देश के सबसे टॉप वकील मेरे खिलाफ लगाए गए। और लगभग करोड़ों रुपए, 8 करोड़ से ज्यादा खर्चा उस समय सरकार ने सिर्फ आपको खत्म करने के लिए। इसके बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी होना था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ फिर? सुप्रीम कोर्ट ने सारे विषय की फिर से आरबीआई से, रिजर्व बैंक से जांच कराई। जब रिजर्व बैंक ने जांच की तो कहा कि इसके बैंक के कार्यकाल में तो बैंक स्वर्णिम युग में आ गया, किसी प्रकार का 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। तो आप जो कह रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गबन के आरोप लगे, 1 रुपए का कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों पर मेरिट पे क्लीन चिट देते हुए उन मंत्रियों को कहा कि आपने बदले के भाव से राजनीतिक दुर्भावनावश ये कार्रवाई की है, ये उचित नहीं है। अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में हुई तो आपको सुप्रीम कोर्ट के दंड से, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, लिखित में, ऑर्डर में है। आप अगर गूगल में भी सर्च करें, संजय नगाइज वर्सेस एमपी स्टेट के नाम से लैंडमार्क जजमेंट है गूगल में। वो अब हिंदुस्तान के कानून में पढ़ाया जाता है। आप संजय नगाइज बस गूगल में डालें। हम गूगल में जब भी संजय नगाइज लिखते हैं तो एक अपराधों की कुंडली और ये गबन अबन यही आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, वो मैं मान गया कि आपको जो है और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ स्ट्रक्चर पारित हुआ, 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
उस अधिकारी के खिलाफ 10,000 का जुर्माना लगाया गया और मुझे जितना निकला हुआ कार्यकाल था, जितना मेरा कोर्ट में लड़ते हुए निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस करते हुए मुझे फिर से अध्यक्ष बनाया और मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद। चलिए, और उसके बाद बहुत सारे केस लगे फर्जी, लोकायुक्त में, यूडब्ल्यू में, मतलब एक प्रकार से उत्पीड़न की इंतहा, मतलब जैसे पराकाष्ठा हो गई। नहीं, सरकार सिर्फ एक ही वर्ड था वो, हाँ, जिस पे आपने आपत्ति की, पब्लिक ने आपके पक्ष से, उस एक वर्ड के कारण जो उद्यमिता मंत्री ने की थी। हमसे ये कहा गया कि आप माफी मांग लो। मैंने कहा मैं क्यों माफी मांगू? उस समय किसने बोला आपसे माफी मांगने के लिए? वो तत्कालीन जो भी मंत्री। चलिए, ये बात ठीक है कि आप कोर्ट से जीत भी गए और आप वापस अध्यक्ष बने, लेकिन आपकी तो संगठन में किसी से नहीं बनती। 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबने आपके खिलाफ जो है टिप्पणियां की, ये क्यों हुआ? आप तो अभी भी वर्तमान में कहीं भी जाएं, कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, सामान्य तौर पर कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। एकाध कोई व्यक्ति रहता है, हर जगह रहता है, घर परिवार में। हर अध्यक्ष ने आपको निष्कासित करने के लिए लिखा, निलंबित भी किया? नहीं, सिर्फ एक ही बार। ये भी आप इसको थोड़ा सा संशोधित कर लें या ठीक कर लें, जो भी जानकारी है जी। ये राजनीतिक दुर्भावनावश जो पीछे लगे हैं ना, माफिया टाइप के लोग, जिनको बुंदेलखंड में दिक्कत है, जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जो अवैध रेत के काम करते हैं, अवैध सीमेंट फैक्ट्रियों में अपने अनलीगल काम कर रहे हैं, माफिया हैं, ऐसे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक उनको डर है। और मैंने सदैव, पार्टी आपको क्यों बार बार नोटिस भी देती है? क्यों? सिर्फ एक बार ही मेरा निष्कासन हुआ, ना कभी कोई नोटिस मिला, ना कभी कोई निष्कासन हुआ। और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट से वापस में होके आया, सुप्रीम कोर्ट ने जब बहाल किया मुझे, तो पवई क्षेत्र की जनता ने उन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी का विरोध किया। और ऐसा प्रचंड विरोध था कि लगभग 4-5 हज़ार लोग यहाँ भोपाल आए विरोध करने, क्योंकि मैं पवई का हूँ, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता और जनता के साथ में मैं आऊँगा ही। आया, उस विषय को रखा, उस विरोध के बावजूद उनको टिकट दी गई पवई से, और जनता ने कहा भी कि ये हारेंगे। बाद में वो चुनाव वहाँ से बहुत प्रचंड लहर में वो चुनाव वहाँ से हारे, आरोप हम पे लगा और मुझे निष्कासित किया गया। तो मैंने तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से या भितरघात भी नहीं किया, जो भी किया था खुलेआम किया था। तो अगर उनने मेरा विरोध किया, मेरे विरुद्ध केस लगवाए, मेरे विरुद्ध इस प्रकार के षड्यंत्र किए या करवाए, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ हम लोग भी। कभी आप लोगों ने साथ काम किया बृजेंद्र प्रताप सिंह? हमेशा ही साथ में, आज भी मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में काम करें। कुल मिला के तो ये अदावत है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही काम करना है। और आज भी जब मैं पन्ना गया तो मैंने उनको भी फोन लगाया, उनको सबको कहा, आग्रह किया, सबको मैं मेरे तरफ से किसी प्रकार, क्योंकि संगठन नेतृत्व ने भी कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट रूप से निर्देश था कि अपने को गुटबाजी या इस प्रकार का कहीं कोई नहीं करना। और हम तो कुल मिला के देखिए, प्रदेश के बड़े काम के जुम्मे में आए हैं, हम किसी बदले के लिए नहीं बने, हम तो बदलाव के लिए बने हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके बुंदेलखंड और पन्ना जिले के विकास के लिए काम करें। देखिए, 2003 से लेके यदि अभी तक के बात की जाए, नाम का क्रम हो सकता है गलत हो, नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष रहे, सत्यनारायण जटिया अध्यक्ष रहे, प्रभात झा अध्यक्ष रहे, नंद कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष रहे, राकेश सिंह अध्यक्ष रहे और वी डी शर्मा अध्यक्ष रहे, और अब हेमंत खंडेलवाल हैं। 7 अध्यक्ष रहे। आप सबसे मेरे बहुत शानदार संबंध रहे। अब उस समय आपको बताऊं, प्रभात झा जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने ही कहा अगर गलत है तो तुम्हें न्यायालय जाना चाहिए। जटिया जी से मेरे मतलब बहुत अच्छे संबंध रहे। कैलाश जोशी जी भी माननीय उनसे भी मेरे संबंध रहे, ठीक है ना। राकेश सिंह जी भाई सबसे अभी आप पूछ सकते हैं, उनका सानिध्य अगर हमें 2-4 दिन 5 दिन में नहीं मिले, हम लोग बात नहीं करें तो मतलब, तो अभी उनका ही फोन आ रहा जी। तो उनका, और अभी वर्तमान के अध्यक्ष जी से, ऐसा नहीं है, ये भी एक भ्रम फैलाया गया। सामान्य तौर पे मैं संगठन की ही उपज हूँ, मैं मूल रूप से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता हूँ, ग्रास रूट से लेकर नीचे तक। संगठन के अध्यक्ष से नहीं बनती ना, आप कितने एकाध अच्छे कार्यकर्ता, किसी अध्यक्ष के मन, कार्यकर्ता, एकाध किसी के मन में रहा हुआ कोई विषय। चलिए, दूसरी बात, मैं दूसरे पे आ जाता हूँ कि एक और महत्वपूर्ण बात संजय नगाइट जी, वो ये है कि जब आप पार्टी में हैं और यदि आपकी पसंद का प्रत्याशी नहीं होता है पूरे क्षेत्र में, तो आप उसका विरोध करते हैं इंटरनल। अभी ये और आपके ऊपर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप भी लगते हैं। ये एक बार विषय है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष विरोध नहीं किया मैंने, मतलब ये भी आप क्लियर कर लें। एक बार 2013 में प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया, उसके बाद
और मैं अब आप बीडी शर्मा जी से पूछ सकते हैं, अभी वर्तमान में हैं, बाकी विधायकों से पूछ सकते हैं, बाकी विधायक भी हैं, खुद अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से पूछ लीजिए, अभी 2 बार से वो पन्ना से विधायक हैं, कि कभी उनका किसी प्रकार से, तो ऐसा विषय ही नहीं है। नहीं ठीक है, वो न तो भूतो न भविष्यति, और स्वागत भी कोई, मैं आपकी लोकप्रियता पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल कि जब आप इतना उत्पीड़न झेलते हुए वर्तमान में भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि आपको एकदम से अच्छी स्थिति बन गई थी, फिर अचानक आपको कारपोरेशन का चेयरमैन, क्या आपको पहले से बता दिया गया था कि ये सब आपके लिए? ये मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सारी सब चीज़ों का बहुत अच्छे से मूल्यांकन करता है, और ये कभी नहीं रहा कि मेरे पास काम ना रहा हो। हाँ, अभी 5-6 साल घोषित रूप से नहीं रहा, नहीं, घोषित रूप से काम रहे। मैं देश में सबसे कम उम्र का कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना। मैं युवा मोर्चा की जब टीम थी तो मैं सबसे कम उम्र का प्रदेश मंत्री था। ये सब अभी भी प्रदेश किसान अपना सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कोई ना कोई, अभी मैं पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में था, अभी पिछली विधानसभा में आकांक्षी विधानसभा का प्रभारी था। तो कोई ना कोई भूमिका या किसी न किसी जवाबदारी में, जिम्मेवारी में रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जिम्मेवारी। ठीक है। तो आपको ये वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो है कैसे सूचना मिली, या आपको पहले बताया गया था, ये गुड लक कैसे शुरू हुआ? ये तो आकस्मिक ही निर्णय है, और संगठन और सरकार के प्रमुख 1-2 लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपको ये जवाबदारी दे रहे हैं, आप भोपाल आ जाइए। मैं तो ना कहीं लॉबिंग करने गया, ना आज तक मैंने बायोडाटा बनाया, ना दिल्ली गया, ना भोपाल आया, ना किसी को कहा कि मेरे को कुछ बनाओ। कोई भी बता दे कि मैंने आज तक, मतलब मैंने कोई बायोडाटा भी टाइप नहीं कराया, और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। चलिए, ये आपकी पार्टी में संभव। दूसरा, चूँकि 2 महीने भी नहीं हुए अभी नियुक्तियाँ हुए, स्वागत सत्कार का ही दौर चल रहा है, आपने जो है सघन निरीक्षण शुरू कर दिया। ठीक है, निरीक्षण भी ठीक है, उसके बाद आप जो एक्शन लेने लगे, तो ये क्या है? क्या बहुत जल्दी में है क्या संजय नगाइच? नहीं, जल्दी में नहीं। सामान्य तौर पे मैं जिस क्षेत्र में रहा, मैं अगर कोऑपरेटिव की भी अगर आप उठा के देखेंगे तो कोऑपरेटिव में भी हमारी एक आइडेंटिटी रही है। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आपको पूरे प्रदेश भर में मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप मेरे ज़िले में पूछ लीजिए कि मैंने कैसे काम किया, तो मेरी कार्य पद्धति सामान्य तौर पे ऐसी रही है। विषयों को समझना, निरीक्षण करना, जहां आवश्यकता लगे तो कार्रवाइयाँ करना। ये तो आपको क्या जीतू पटवारी ही मिले थे कार्रवाई करने के लिए? एक जीतू पटवारी का वेयर हाउस, उसके पहले 99 वेयर हाउस अन्य लोगों के भी हैं, उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं करी, क्योंकि जीतू पटवारी को प्रोपेगेंडा करना था। जीतू पटवारी को राजनीतिक माइलेज लेना था। प्रोपेगेंडा करना हो? नहीं, राजनीतिक मेरे को तो पता नहीं था वहां पहुंचने के समय तक कि जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। वो तो उनके मैनेजर ने अगर मुझे रौब दिखाते हुए ना कहा होता, जानते ना ये भैया का वेयर हाउस है, वास्तव में पता नहीं था। अगर आप वीडियो देखें, वायरल हैं, पब्लिक डोमेन में है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वेयर हाउस किसका है? आपके अधिकारियों ने तो बताया होगा साहब, इस वेयर हाउस में जा रहे हैं, ये वेयर हाउस। कोई भाई, मैं तो आकस्मिक निरीक्षण करता हूं। एक बात और, यदि पता चल जाता तो आप जाते? क्यों नहीं जाता? मैंने कहा ना, पटवारी हो चाहे कलेक्टर, नियम सबके लिए बराबर हैं। अभी भी गया, आगे और जाऊंगा, और आवश्यकता लगी, अगर जीतू पटवारी जी ने उन शर्तों, जो नियमों का उल्लंघन किया है, उनका पालन नहीं किया, तो उन्हीं के वेयर हाउस पे जाऊंगा। मेरे को डर नहीं है किसी का। और इस मामले जो आपने कमियां पकड़ी वो बहुत सामान्य कमियां थी, जैसे नाली चौक है, या जैसे जाले लगे हैं। फायर सेफ्टी का विषय बहुत गंभीर है। इसके अलावा भी कोई आर्थिक अनियमितता भी देखने को मिली है। वो भी शार्टेज, एक बड़ा शार्टेज 2024 में लगभग 50 लाख का निकला था, और अभी हम उसका भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। तो हमने, ऐसा नहीं है अब, क्योंकि इमीडिएट लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न, लगभग 2000 क्विंटल खाद्यान्न रखा है। अब उसमें कम है कि ज़्यादा है? कम और ज़्यादा दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता, क्योंकि इतिहास जो है जीतू पटवारी, ये कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? ये जीतू पटवारी जी का इतिहास भी ठीक नहीं, क्योंकि वो बैंक से भी दिवालिया घोषित होकर के उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी लंबित रही है। 2023 में इसी वेयर हाउस में उन्होंने 8 करोड़ का लोन लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से, और 2023 में वो उनकी कुर्की की कार्रवाई होती है। इसी वेयर हाउस में 2024 और 25 में 50 लाख का शार्टेज पाया गया। 50 लाख का शार्टेज, समझ सकते हैं कितना खाद्यान्न गायब है उनकी वेयर हाउस से। तो आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं ना? तो उनका किराया रोक, उतना हमने 50 लाख रुपए काट लिया। ये तो आपने किया।
पहले सरकार ने किया, पहले भी सरकार ने कार्रवाइयां 2-3 बार कर चुकी हैं, उनके ऊपर हो चुकी अच्छा, हैं। जब आपने कार्रवाई की तब बहुत सोशल मीडिया पे चला था कि विदिशा रायसेन भी जाइए, वहाँ के वेयर हाउस भी देखिए, क्योंकि उस समय एक आरोप लगे थे, विपक्ष ने लगाए थे कि 150 कितने वेयर हाउस हैं, उनमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। आप गए विदिशा रायसेन? मैंने आपको बताऊं कि मेरे निरीक्षण का दौरा मैंने जो शुरू किया वो बुधनी विधानसभा से शुरू किया। माननीय कृषि मंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके क्षेत्र से, और अधिकांश भाजपा के लोगों के वेयर हाउस थे। और जब मैंने वेयर हाउस का निरीक्षण किया, उनको कमियां बताई, फूल माला मंगा के उनने सम्मान किया कि हम इन कमियों को तत्काल दुरुस्त कर लेंगे। इसमें राजनीति का कोई विषय ही नहीं था। मैंने जीतू पटवारी से तो फ़ोन पे बात नहीं करी, मैंने तो बदतमीजी नहीं करी, मैंने तो कहीं कोई मीडिया में बयान नहीं दिया कि मैंने जीतू पटवारी के वेयर हाउस में कमियां निकाली हैं। वो तो जीतू पटवारी ने ही इंस्पेक्शन के बाद मिमिक्री करते हुए, बदतमीजी करते हुए, मेरे नाम सरनेम को बिगाड़ते हुए वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, यानी संवैधानिक व्यवस्था है। और जीतू पटवारी वास्तव में जितनी भी राजनीति करते हैं गूगल और चैट जीपीटी से करते हैं, क्या उन्हें वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का नाम पता नहीं था? अहंकार, दंभ में, यानी रस्सी जल गई लेकिन उनका बल नहीं गया। तो वो बदतमीजी करते हुए क्या होता वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष, जो उनने वीडियो जारी किया, मैंने उस वीडियो का जवाब दिया। तो आप क्या पलटवार करेंगे? उन्होंने तो जो करना था कर दिया, आपने भी शुरुआत में जो करना था कर दिया। मैंने कहा मैं बदले के लिए नहीं बना हूं, मैं बदलाव के लिए बना हूं। जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस में उस समय जो कमियां पाई गई उनको दूर करना पड़ेगा, उनको दूर करने के लिए कहा और समय भी दिया। ऐसा भी नहीं कि समय दोबारा आप कब जाके देखेंगे वो कमियां दूर हुई कि नहीं? अधिकारी देखेंगे, आवश्यकता लगी मेरे। रिपोर्ट ली? रिपोर्ट ली है। क्या कमियां दूर हुई है कि नहीं? उन्होंने पत्र लिखा कि हमने कमियां दूर कर ली हैं, वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, उनका पत्र आ गया है कि मेरे मतलब ये कमियां दूर हो गई हैं, आप निरीक्षण फिर से करा सकते हो। ये आ गया, तत्काल आ गया। चलिए संजय जी, मैं जब इंटरव्यू के अंत में कुछ नेताओं के मैं नाम लेता हूं और मेरी मेहमान से ये अपेक्षा रहती है कि एक लाइन में या एक शब्द में उस नेतृत्व के बारे में, उस नेता के बारे में अपनी राय रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत लोकप्रिय नेता हैं, देश नहीं दुनिया के। गृह मंत्री अमित शाह शानदार नेता है, कुशल संगठक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पप्पू है वो तो। और एक और नेता हैं प्रियंका गांधी। वो आपने देखी हो ना, कौन सी फिल्म है, बंटी और बबली, वो जोड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव, शानदार, जानदार, और एक कहते हैं ना राजनीति चरित्र से चलेगी कि चालाकी से, बिल्कुल शानदार, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मुझे लगता है कि अभी वर्तमान के बिल्कुल अग्रदूत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके बारे में कांग्रेस तो आपस में लड़ मर रही है। अगर इतने अच्छे नेता होते तो उनकी सरकार नहीं गिरती। असफल मुख्यमंत्री। संजय नगाइच, एक कार्यकर्ता। तो ये थे संजय नगाइच, जिनकी छात्र जीवन बल्कि बाल स्वयंसेवक काल से लेके वर्तमान राजनीतिक उतार चढ़ाव और क्या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहते उनके लक्ष्य हैं, इन तमाम, और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, इन सब पर उनसे खुलकर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद BSTV को समय देने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।